नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर। हम 10th क्लास की जो SST की बुक्स हैं उनका क्विक रिवीजन कर रहे हैं। आपकी 4 बुक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। 3 के हमने कुछ एक लेसन का रिवीजन कर लिया है और आपकी जो 4th बुक इकोनॉमिक्स उसके 3rd लेसन का रिवीजन आज हम करेंगे। हम जो ये रिवीजन है वो हरियाणा के अभी हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। और कल ही, आज मैं 26 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल ही आपके 27 अक्टूबर को SST का आपका एग्ज़ाम है। हरियाणा के जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो ये उनके लिए लास्ट वीडियो है कल, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और कल एग्ज़ाम दे के आप रेस्ट करेंगे, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। तो एग्ज़ाम के लिए आपको पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो और आशा करता हूं कि आपको इन वीडियोस से काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी और आपने इससे रिवीजन किया होगा। अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प मिली है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए आज इस तीसरे लेसन को स्टार्ट करते हैं। जो इकोनॉमिक्स का तीसरा लेसन है, मुद्रा और साख। ये मुद्रा और साख क्या होते हैं? मुद्रा मीन्स करेंसी, जो हमारा पैसा है, करेंसी है, उसको हम बोलते हैं मुद्रा। और साख का मतलब होता है, एक तरह से हम इसको लोन भी कह सकते हैं भाई, लोन अमाउंट, क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट कार्ड होते हैं ना जैसे हमारे, वो क्या होता है कि उसके अंदर से हम कोई पैसा निकाल नहीं सकते, बट उससे हम खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। कुछ आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे ATM कार्ड होता है, उससे हम ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट से थोड़ा बहुत का होता है, लेकिन ज़्यादा आप जो कैश वगैरह उससे लेन देन नहीं होगी क्रेडिट के द्वारा। वो क्रेडिट कार्ड आपका चलेगा, उससे आपके जो वर्चुअली है जो पैसे कटते रहेंगे और जितने की उसकी लिमिट होगी वह उस तक की आप उससे ख़रीदारी कर सकते हो और बाद में आप उसको रीपे कर सकते हो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चार्जेज के साथ। ठीक है, तो ये होता है भाई मुद्रा और साख। तो देखते हैं मुद्रा, मनी या कहीं करेंसी क्या है। तो ये क्या होता है? ये विनिमय का एक माध्यम। विनिमय मतलब लेन देन का। हम कोई भी चीज़ किसी से खरीदते हैं, लेते हैं, किसी को देते हैं, तो हम बदले में क्या, अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हमें मुद्रा या पैसे मिल रहे हैं, मनी मिल रहा है। और अगर हम किसी से चीज़ ले रहे हैं, सामने वाले को पैसे दे रहे हैं, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है। बेच रहे हैं तो आ रहा है और हम खरीद रहे हैं तो पैसा हमसे जा रहा है। तो यानी लेन देन का एक माध्यम है। मुद्रा वस्तु एवं सेवाओं के लेन देन में प्रयुक्त होती है, ये बात हो गई भाई। ये दो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त करती है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है भाई? पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें 2 व्यक्ति लेन देन तब करते थे जब उनको किसी को आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मान लो भी आपको जूता चाहिए, तो आप क्या करेंगे? जूते वाले के पास जाएंगे और जूते वाले आपके पास, मान के चलो भाई गेहूँ है और आपको जूता चाहिए, आप जूते वाले के पास गए और अगर उसको गेहूं की आवश्यकता है तो वो आपसे गेहूं ले लेगा और आपको जूता दे देगा। अगर मान लो उसको आवश्यकता है भाई, अपने किसी औजार की आवश्यकता है, तो शायद वो आपको मना कर दे और कहे जी देखो मुझे तो है ना औजार चाहिए और मैं तो ये जूते उसी के लिए बना रहा हूँ, उसको ये दे दूंगा और बदले में औजार ले लूँगा। तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये होती है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जब 2 लोगों को आवश्यकता होगी, एक दूसरे की पूर्ति होगी, तभी वहाँ लेन देन होता था। तो उस चीज़ को ये समाप्त करती है। उदाहरण के लिए जैसे इन्होंने ये बताया उदाहरण, जैसे जूता निर्माता जूते बेचकर पहले मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उससे गेहूँ खरीद देता है। तो उसने जूते बेच लिए और उसको क्या मिल गई? पैसा मिल गया, उससे वो गेहूँ खरीद सकता है। लेकिन पहले क्या था कि जूते के बदले में गेहूँ लेता था। तो ये जो दोहरी आवश्यकता का संयोग था, इसको वो ख़त्म करती है ये जो मुद्रा है। मुद्रा का ऐतिहासिक रूप क्या कहें? पुराने टाइम में मुद्रा किस रूप की थी भाई? तो पुराने टाइम में प्रारंभिक काल में अनाज, तो अभी हमने बात की जैसे अनाज के बदले में चीज़ का लेन देन होता था, पशुओं के बदले में होता था। ये मुद्रा के एक तरह से रूप थे, लेन देन के माध्यम थे। बाद में सोना, चांदी और तांबे के सिक्के लेन देन में आए। और वर्तमान में क्या, कागजी नोट और सिक्के। सिक्के मतलब जो आपके कोइन होते हैं, ठीक है, वो हो गए। और कागज के नोट आप सब समझते हो, जिस पर गांधी जी छपे होते हैं। तो ये हो गया मुद्रा के जो है रूप। पहले के टाइम में अनाज था, फिर सोना चांदी, और आज के टाइम में कागजी नोट और सिक्के। आधुनिक मुद्रा और अब एक लेटेस्ट आ गई डिजिटल करेंसी, जिसको हम बोल देते हैं ई करेंसी भी बोलते हैं। यानी वो आपके अकाउंट के अंदर फिगर के तौर पे, वो आपके पास ऐसे नहीं है कि कैश में वो पैसा आपके पास जेब में है, वो आपके बैंक अकाउंट में है, वर्चुअली है, वो एज ए फिगर्स है, नंबरों के उसमें है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो मुद्रा जारी करता है।
तो भारत के अंदर जो मुद्रा कौन जारी करता है भाई? रिजर्व बैंक हमारे नोट छापता है। किसी व्यक्ति संस्था को स्वयं मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है। अगर आप ये सोचो कि हम खुद से नोट छाप लें, खुद जारी करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार ने क्या कर रखी है, भारत की सरकार ने उसको अनुमति दे रखी है और उसके ऊपर भारत सरकार अपना वो लगाती है कि हाँ भाई ये नोट जो रिजर्व बैंक ने छापा है इसके लिए गारंटी हम देते हैं कि ये नोट असली है। रुपया भारत में वैध भुगतान का माध्यम है, कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। वैध भुगतान मतलब कि वैलिड है भाई रुपया, और कोई इसको अस्वीकार भी नहीं कर सकता। मान लो आपने किसी से भाई मान के चलो कोई चीज़ उधार ले ली, ठीक है, चीज़ उधार ले ली, जैसे कि मान के चलो आपने ले लिया भाई किसी से, जैसे जूता ही खरीद लिया, ठीक है, उदाहरण के लिए हमने क्या लिया, जूता खरीद लिया, और आपके पास रुपए हैं और आप उसको देने गए और वो कह रहा नहीं मुझे जी मैं तो पैसे नहीं लूँगा, मेरे को तो मेरा जूता वापस करो, मैं पैसे का मेरे को क्या करना, या वो कहे कि मुझे तो आप गेहूं दो, मैं रुपए स्वीकार नहीं करूँगा, तो रुपए को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ ये हो सकता है कि किसी को गेहूं चाहिए तो भी वो रुपए से उसको खरीद सकता है, लेकिन कंडीशन ये नहीं लगा सकता नहीं जी मुझे तो मेरा गेहूं वापस चाहिए। मान लो आपने किसी से गेहूं ले लिया और वो कहे मेरे को तो मेरा गेहूं वापस चाहिए, मैं रुपए एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो रुपया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान के चलो उसको गोल्ड लेके जाओ उसके पास, उसको कहो जी मेरे पास तो गोल्ड है और मैं गेहूं नहीं दे सकता, तब वो मना कर सकता है और आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास रुपए हैं, पैसे हैं, जो भारत सरकार या रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया नोट है, उसको वो अस्वीकार नहीं कर सकता, ये कानूनन अपराध होगा। तो ये आधुनिक मुद्रा के रूप। अब बात कर लेते हैं बैंकों की भूमिका। तो भाई वर्तमान में मुद्रा के मामले में बैंकों की क्या क्या भूमिका है? तो एक तो बैंक क्या करता है, जमा करता है, डिपॉजिट्स रख लेता अपने यहाँ। जैसे लोग अतिरिक्त नकद को बैंकों में जमा करते हैं। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप सोचते हो भाई घर में डाका पड़ जाए तो हम किसके पास जमा कर देते हैं, बैंक के पास। इस पर बैंक क्या देता है, हमें ब्याज देता है और आवश्यकता पड़ने पर हम अपने पैसे निकाल सकते हैं जब भी ज़रूरत है। जो हम बैंक से लेने जाते हैं, फिर मान लो हमने बैंक में जमा कर दिया, उसको जब लेने जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मांग जमा। तो ये जो पैसा हमने वहाँ जमा कर रखा है उसको बोलते हैं मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट, यानी जब हम मांगेंगे तो आपको इसको देना पड़ेगा। चेक द्वारा भुगतान नकदी लेन देन की सुविधा देता है। तो कई बार जैसे आपको मान लो कैश किसी को देना है तो आप कैश ना दे के उसको क्या दे दो भाई, चेक दे दो, तो वो अपने अकाउंट में लगा के और उसका जो पैसा वो विड्रॉ हो उसके ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके अकाउंट में। तो चेक के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। बैंक चेक भी जारी कर सकते हैं भाई। ऋण गतिविधियाँ मतलब लोन, भाई हम किसी से लोन लेते हैं तो क्या क्या सुविधा है हमारे पास ऋण लेने की। बैंक जमा राशि का एक भाग नगद रखते हैं, तो उसका जो हमने उसके पास जमा जो कर रखे ना, मान के चलो भाई 100 लोगों ने अपने अपने पैसे जमा कर रखे हैं, ये मान के चलो 100 लोगों ने 1 लाख रुपया जमा कर रखा है भाई बैंक के पास, टोटल बैंक के पास 1 लाख है, तो नगद कितना रखेगा बैंक अपने पास, 15%, तो उसको रखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। जो 1 लाख रुपए में से कितना रखेगा, 15,000। जो बाकी बच गया भाई 85,000, उसको क्या करेगा बैंक, अगर किसी को लोन लेना है, ऋण लेना है तो वो उसको दे देगा और 15,000 अपने पास रख लेगा। शेष राशि ऋण के रूप में दे देते हैं, तो जो बाकी है वो किसी को ज़रूरत है तो उसको दे देता है, और 15% जो कैश है 1 लाख का वो अपने पास रखता है कि कभी भी कोई कस्टमर, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से सारे कस्टमर आ जाएंगे, तो ये अंदाज़ा ये होता है कि एक बार में 15% के आसपास लोग ही आते हैं पैसा निकालने के लिए, तो इतना पैसा वो अपने पास रखता है। ऋण पर ब्याज बैंकों की आय, तो जो ऋण के ऊपर फिर वो ब्याज लेता है ना, मान लो किसी को उसने लोन दे दिया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाएगा, तो वही क्या है, बैंक की एक आय है, यानी इसकी जो इनकम है उसका सोर्स यही है। बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता करते हैं, मतलब कोई किसी को अगर भाई लोन चाहिए, किसी को पैसा जमा करना है, तो उनके बीच एक तरह से मीडिएटर का काम कौन करता है, बैंक जो जमा करना है पैसे उसके अपने पास जमा कर लिए और जिसको लेने उसको दे दिए, कर्जदार है जो उसको दे दिया। तो इस प्रकार से बैंक का जो वो एक तरह से मीडिएटर का काम करता है। साख क्या होती है, क्रेडिट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का कि आप एक तरह से आपको एडवांस में कुछ वो मिल गया कि हाँ भाई इतने वैल्यू की ये चीज़ है और आप इसको यूज़ कर सकते हो, या कई बार हमें एडवांस भी मिल जाता है, उसको भी हम क्रेडिट बोल देते हैं। एडवांस में आपको कोई पैसा दे दिया, तो ऋण की क्या है, 2 स्थितियाँ हैं, इसको साख को ऋण भी बोल सकते हैं, क्रेडिट भी बोल सकते हैं। एक तो सकारात्मक स्थिति, जैसे आपने उदाहरण देखा होगा सलीम का उदाहरण बुक के अंदर, उसने क्या किया था भाई, उसको जो था जूते बनाने थे तो उसने पैसे अपने
उधार ले लिए पहले से किसी के पास से या बैंक वगैरह के पास से, तो उसके बाद जिसको उसने जूते बेचने थे कंपनी, उससे भी उसने एडवांस में कुछ पैसा ले लिया और उसको कहा कि भाई मैं क्या करूँगा, आपको जूते बना के टाइम पे दे दूँगा। तो उसने उससे पैसा लेके अपने मज़दूरों को वगैरह को जो था मजदूरी दे दी, और जिससे उसने चमड़ा वगैरह लिया था उससे उधार में ले लिया कि मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगा, और जिसको उसने जूते बेचने हैं उससे एडवांस ले लिया कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत है और मैं जूते आपको टाइम में दे दूँगा जितने टाइम में आपको चाहिए, और उसने वैसा ही कर दिया। तो उससे क्या हुआ, समय पर अदायगी और उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। नकारात्मक स्थिति हमने स्वप्ना की देखी थी। भाई स्वप्ना क्या करती है, अपनी फसल उगाने के लिए साहूकार से ब्याज लेती है, ब्याज पर पैसा, उसकी फसल उतनी अच्छी होती नहीं है, तो जिसके कारण उसको फिर नुकसान उठाना पड़ता है। अगले साल की फसल के लिए दोबारा से फिर कर्जा उठाती है और इस प्रकार वो कर्ज के जाल में फंस जाती है। तो ये एक नकारात्मक स्थिति है ऋण की। तो सकारात्मक सलीम वाली थी जिसमें उसको बेनिफिट हुआ, और नकारात्मक क्या है, जिसमें कि स्वप्ना को है वो कर्ज के जाल में फंस गई है, नकारात्मक स्थिति थी। तो ऋण की शर्तें क्या होती हैं भाई, ऋण की शर्त में क्या क्या होता है, एक तो ब्याज दर होती है कि इंटरेस्ट रेट होता है कुछ ना कुछ, हाँ भाई इतना मिनिमम होगा, जैसे बैंक वगैरह आजकल 8 साढ़े 8 के आसपास एनुअल वो इंटरेस्ट पे ऋण देते हैं। ऋण आधार क्या होता है, कोलेटरल चीज़ें जो हम गिरवी रखते हैं बैंक के पास, जैसे हमने अपनी ज़मीन रख दी या मकान या पशु वगैरह रख दिए। कागजात, तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें, नौकरी से या आय के जुड़े हुए दस्तावेज की हमारी इनकम कितनी है, तो उसके हाँ कि भाई आप टाइम पे लोन चुका भी सकते हो या नहीं, ये देखने के लिए बैंक देखता है कि आपके पास इनकम कितनी है। अदायगी का तरीका, तो जो हम ऋण रीपे करते हैं, बैंक को वापस देते हैं, तो उसके लिए वो किस्त भी बना सकता है कि हाँ इतने इतने किस्त आप इतने टाइम तक देना मुझे और आपका ऋण चुकता हो जाएगा। या फिर एक मुश्त यानी एकदम से हम पैसा वापस लौटा दें, तो ये दोनों ही प्रकार की जो हमारे पास सुविधा होती है बैंक की ओर से। अब ये तो बात होगी भाई ऋण क्या है, क्रेडिट क्या है, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं ऋण के स्रोत क्या क्या हैं। तो वर्तमान में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं कर्जा लेने के, तो कुछ तो हमारे औपचारिक और कुछ है अनौपचारिक इनफॉर्मल। तो औपचारिक में क्या है, जैसे आपके बैंक हैं, सहकारी समितियां हैं जो आपके गांव वगैरह में ग्रामीण समितियां बनी होती हैं, वो भी भारतीय रिजर्व बैंक है जो इन सब की क्या करता है, निगरानी करता है कि हाँ ये ठीक ठाक पैसा दे रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे हैं, किसी की ज़मीनें तो नहीं ज़बरदस्ती हड़प रहे हैं, इस प्रकार से इनकी निगरानी रखता है। ब्याज दरें वो है जो अपेक्षाकृत कम ही होती हैं, ज़्यादा ब्याज दर नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी गाँव लेवल के व्यक्ति से लें। उद्देश्य क्या है इन चीज़ों का, छोटे किसान या छोटे उद्योग हैं उन तक ऋण पहुंचाना ताकि उन तक पैसा पहुंचे और वो अपना उद्योग और अपना जो है खेती बाड़ी अच्छे से कर पाएँ। अनौपचारिक एरियाज क्या क्या हैं, तो इसमें आपका गांव का साहूकार आ गया, कोई व्यापारी आ गया, कोई मालिक आ गया, भाई किसी के यहाँ कोई नौकरी पे काम कर रहा है, वो रिश्तेदारों से हम उधार ले लेते हैं, दोस्तों से ले लेते हैं। तो इस प्रकार के हमारे क्या है अनौपचारिक, ये कोई लिखित में नहीं होते, ना ही ये कहीं रजिस्टर होते हैं भाई। तो इनका क्या होता है, फिर इनकी ब्याज दरें ऊंची होती है, बहुत ज़्यादा ब्याज, जैसे आपके साहूकार वगैरह हैं जिनको हम बनिया वगैरह बोल देते हैं, आढ़ती, तो ये लगभग 18% से लेके 24% तक इनका एनुअल इंटरेस्ट होता है भाई। और कहाँ बैंक का 8 साढ़े 8 के आसपास, कई बार तो 7 के आसपास तक होता है बैंक का। तो इनकी ब्याज दरें बहुत ऊंची होती है, लिखित अनुबंध इनमें नहीं होता। और कर्जदार अक्सर कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं क्योंकि आपस में जुबान हो जाती है और उस चक्कर में वो भाई वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट देके और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, जैसे स्वप्ना फंसी। औपचारिक बनाम अनौपचारिक साख, तो औपचारिक का क्या फ़ायदा है, अनौपचारिक का क्या फ़ायदा, किसमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो अमीर लोग जो है वो प्रायः औपचारिक स्रोतों से सस्ता ऋण प्राप्त करते हैं, जो अमीर हैं, क्योंकि उनके पास आपने अभी ऊपर हमने जो पढ़ा था ऋण आधार या फिर कागजात वो ठीक ठाक होते हैं और बैंक उनको ज़्यादा पैसा दे देता है। और गरीब लोग जो है अनौपचारिक, क्योंकि बैंक उनको ज़्यादा पैसा देता नहीं है, इसलिए वो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं और उसके चक्कर में कर्ज के जाल में फिर फंस जाते हैं भाई। इससे गरीबों की आय का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है। तो जो गरीब लोग हैं वो जितना कमाते हैं उसमें से ज़्यादातर हिस्सा फिर अपने कर्ज को उतारने में चुका देते हैं और पूरी ज़िंदगी कर्ज उतर नहीं पाता और ऐसे ही मर जाते हैं बेचारे। तो ये स्थिति है अनौपचारिक साख की, अगर अनौपचारिक तरीके से हम ऋण लेते हैं तो इन, क्योंकि बैंक भाई आपको बैंक औपचारिक और वो अमीर लोगों को ज़्यादा देता है, गरीबों के पास भाई वो जो मांगते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे, अपनी ज़मीन वगैरह गिरवी रखनी होगी, ज़मीन ज़्यादा उन पर होती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर उनको औपचारिक स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है और वो कर्जों के जाल में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों का समाधान करने के लिए कुछ स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं भाई,
ठीक है। तो गांव लेवल पे समूह बनते हैं, इसमें बहुत सारे लोग मिलके थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं और वो एक तरह से उनकी एक ठीक ठाक बचत हो जाती है और जिस किसी को भी उस पैसे की ज़रूरत होती है वो उसको दे देते हैं और वो बदले में थोड़ा बहुत, जैसे बैंक वो देता है ना आपका इंटरेस्ट कम होता है, तो ठीक ऐसे ही इसमें भी इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम होता है। तो ग्रामीण सहायता समूह, जो ग्रामीण गरीब हैं विशेषकर महिलाएं, उनको संगठित करने का एक बढ़िया तरीका है, क्योंकि फीमेल जो है वो हाथ से जैसे भाई दरी बुनना है, खेस बुनना है, इस प्रकार के छोटे मोटे काम भी करती हैं और वो थोड़ी थोड़ी बचत करके अपना पैसे इकट्ठा करती रहती हैं। तो ये उनको संगठित करते हैं स्वयं सहायता समूह। 15 से 20 सदस्य इसमें होते हैं, नियमित इनकी बचत होती है और आपस में छोटे छोटे ऋण ये ले लेते हैं। जैसे भाई सबने मिलके एक अपना फंड बना लिया इकट्ठा, जैसे उसमें महीने का 50 रुपये 100 रुपये मान लो दे रहे हैं और वो ठीक ठाक भाई 20-30 हज़ार हो गया। मान लो किसी को अपनी लड़की की शादी करनी है, किसी को भाई अपने किसी कोई जैसे खेत के काम के लिए उसको छोटा मोटा ऋण चाहिए, 15-20 हज़ार रुपये की उसको ज़रूरत आन पड़ी, एकदम से कोई इलाज वगैरह करवाना हो गया, घर में कोई बीमार हो गया, तो ऐसे में इनको ये ऋण मिल जाता है यहाँ से। बाद में समूह बैंक से ऋण लेने योग्य बन जाता है। जब ये ग्रुप है ना एक लंबे टाइम तक काम करता रहता है और ये अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेता है अपना, ठीक है, तो उसके बाद बैंक भी फिर इसको लोन दे देता है कि हाँ भाई एक पूरा ग्रुप है और ये मेरा जो पैसा मेरे से लेंगे उसको चुका भी देंगे। तो लाभ क्या है इसके, तो बिना ऋणाधार भी ऋण संभव है, तो बैंक को इनको कोई वो देने की जरूरत नहीं होती, केवल अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होता है, उस पर इनको ऋण मिल जाता है। तो ऋणाधार या फिर कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है और ब्याज दर है जो साहूकार से कम होती है फिर इस आधार पर इसकी। इससे के लाभ क्या है, महिलाएं स्वावलंबी बनती हैं और संगठित होती हैं। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक इसका एक अच्छा उदाहरण है, मोहम्मद यूनिस ने इसको स्टार्ट किया था और ये इसका काफ़ी सफल उदाहरण है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस नाम के व्यक्ति ने इसको शुरू किया था। विमुद्रीकरण क्या होता है भाई, डिमोनेटाइजेशन, जैसे हमारे यहाँ 2016 में हुआ था, यानी मुद्रा के अंदर कुछ ना कुछ हमने बदलाव कर दिया। जैसे 500 और 1000 के नोट जो पहले आप बच्चों ने बहुत कम उनने देखे होंगे और शायद देखे भी होंगे, तो पहले का जो 500 का नोट और 1000 का नोट था वो 8 नवंबर 2016 को मोदी जी शाम को है ना 8 बजे के लगभग टीवी पे आते हैं और वो कहते हैं कि भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 के नोट वैलिड नहीं रहेंगे। तो उसके बाद ये नोट बंद हो जाते हैं। तो ये था अपना डिमोनेटाइजेशन हमने किया था। इसका उद्देश्य हमारा क्या था, तो ये भ्रष्टाचार और नकद निर्भरता को कम करना इस चीज़ का उद्देश्य था। तो इसके बाद हमने नई करेंसी शुरू की 500 और 2000 रुपये के नोट की। तो 2000 का जो नोट है उसको भी हमने डिमोनेटाइज कर दिया है, यानी इसको भी ख़त्म कर दिया है। नकद रहित लेन देन को बढ़ावा दिया है। इसके बाद हमारा जो है ना डिजिटलाइजेशन हो गया था ज़्यादातर करेंसियों का, जैसे भी ये भारत पे ऐप आई थी एक भीम जिसको बोलते हैं इसके तरह से ये आपकी एक जो ऐप होती है क्या नाम उसका, UPI ऐप थी, उसकी तर्ज पे आई थी, तो भीम पे भारत का था। तो इस प्रकार हमने नकद रहित लेन देन को बढ़ावा, यानी ई करेंसी को हमने बढ़ावा दिया। इसके बाद से भ्रष्टाचार को कम करना और नकद पे निर्भरता कम करना इस चीज़ का उद्देश्य था। इसका मुख्य मुख्य बिंदु देख लेते हैं भाई। तो मुद्रा क्या होती है, करेंसी। मुद्रा से हम क्या करते हैं, विनिमय का माध्यम है, यानी लेन देन का माध्यम है। पैसे से हम किसी से कोई चीज़ ले सकते हैं और पैसा लेके किसी को कोई चीज़ बेच भी सकते हैं। आधुनिक मुद्रा के हमारे पास नोट भी है, सिक्के भी हैं, और इसके अलावा अब तो एक नई है कि ई करेंसी हमारे पास होती है, जिसको हम डिजिटलाइजेशन के द्वारा जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, ऐसे हम लेन देन कर सकते हैं। बैंक क्या करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं और ऋण देते हैं, यानी हमारा डिपॉजिट हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा और रख लेते हैं, जिसको ज़रूरत है उसको ऋण दे देते हैं और इसी से उनकी जो इनकम होती है, और इस कारण से बैंक को हम मीडिएटर भी कह सकते हैं। ऋण क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। जैसे हमने सलीम के केस में देखा, उसने सकारात्मक प्रभाव डाला, और स्वप्ना के केस में उसने नकारात्मक प्रभाव डाला और वो कर्जे के जाल में फंस गई। औपचारिक साख जरूरी है, तो औपचारिक साख मिलनी चाहिए भाई बैंकों द्वारा से, ताकि गरीब भी विकास में शामिल हो सकें। लेकिन बैंकों के अपने कुछ रूल है कि वो कोलेट्रल मांगते हैं और गरीबों के पास उतने कोलेट्रल होते नहीं हैं, ऋणाधार नहीं होते, तो इस कारण से उनको ऋण नहीं मिल पाते और वो साहूकार से लेते हैं इस चक्कर में, और फिर वो कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों से उभरने के लिए कुछ स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं निर्धनों के लिए, जो सस्ता और सुलभ ऋण है जो वो आसानी से उपलब्ध करवाते हैं। तो भाई इस लेसन की आपकी रिवीजन यहाँ समाप्त होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो बढ़िया लगा है
तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल आपका 27 अक्टूबर 2025 को आपका SST का जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम है हरियाणा के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं हरियाणा बोर्ड के उनके अंदर। तो उसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सभी को नमस्ते।